हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का 9 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले शिफ्ट 1 का पेपर मैंने डाल दिया है। आई होप कि वो आप लोगों ने देखा होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो पीपीटी है वो पीडीएफ फॉर्मेट में विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाला हुआ है। शिफ्ट 1 का भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। तो यहां पे देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर लॉस होता है तो माइनस साइन लेंगे और अगर प्रॉफिट है तो प्लस साइन लेंगे। जैसा कि यहाँ पे अपन को लॉस परसेंटेज बताना है, दैट मीन्स कि अपन माइनस साइन के साथ लॉस परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 26% ज्यादा है। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मानू तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी। मार्क प्राइस 126 रुपए हो जाएगी। 100 रुपए पे 26% ज्यादा होने का मतलब है 126 रुपए। तो मार्क प्राइस को 126, कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए। दिस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय डिस्काउंट कितने का है 32 का है। तो 100 माइनस 32 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 68। तो यहां से आप सोल्व कर लीजिए इसको। तो चलिए कैंसिल आउट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो जो भी है 2 से ये अपने पास 6 बार में और ये 3 बार में, 2 से ही 50 बार में, फिर 2 से ये 25 बार में और 2 से ये 34 टाइम्स। तो यहां से ये हो गया 63 इंटू 34 इक्वल टू 25 टाइम्स 100 माइनस एल। तो यहां पे चलिए 25 से भी मैं कैंसिल आउट कर ही लेता हूं। 25 का ये 1 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, 25 दूनी 50, 13 के हिसाब से 130, तो 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50। तो ये हो गया अपने पास 100 माइनस एल इक्वल टू 34 का 2 बार में हो जाता है 68, 6 कैरी चला गया। 34 का 5 बार में हो जाता है 170, 170 और 6 176, 17 कैरी चला गया। 34 का 2 बार में 68, 68 प्लस 17 85। तो यहां से अगर मैं एल बोलूं तो एल कितना हो जाएगा 100 माइनस 85.68, दैट इज इक्वल टू 14.32%। तो कितने का लॉस हुआ है, 14.32% का लॉस हुआ है। विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 28735429 इज डिवाइडेड बाय 9। देखिए विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन ये लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे अपन ये सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि उन लोगों को पता चल जाएगा। मेन यहाँ पे बस अपन को तो आंसर मार्क करना है। अब आप जैसे चाहे वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनने लिख दिया कि भैया विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है तो आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको जैसे आता है वैसे डिवाइड कीजिए, मेन आपको आंसर लाना है। वैसे एक्चुअल डिवीजन के बिना अगर करने की बात करें तो कैसे होगा ये। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिवाइड बाय 9। तो यहां पे आप क्या कीजिए 9 के पेयर बना लीजिए और उन सबको कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे देखिए ये 9 है तो इसको हटा दीजिए, 7 प्लस 2 9 है, हटा दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए 4 प्लस 5 9 है, हटा दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए क्या रह गया 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 3 13। 13 में से अगर मैं 9 हटा दूं तो कितना बच जाता है 13 माइनस 9 4। दैट मीन्स ये हुआ कि 4 जो है वो ऐसा नंबर बचेगा जो डिवाइड नहीं हो पा रहा, वो कट नहीं पा रहा। दैट मीन्स ये हुआ कि वो रिमाइंडर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 4। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा बिना एक्चुअल डिवीजन के 4। A right angle isosceles triangle has an area of 50 square units. Its hypotenuse is। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलने का मतलब है कि उसकी जो बेस और परपेंडिकुलर है वो बराबर है। ये और ये आपस में बराबर है। दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 45 डिग्री के हो जाएंगे। और इसका एरिया अपन को दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये ए है तो इसको भी मैं ए मान लेता हूं। दैट मीन्स हाफ इंटू ए इंटू ए,
इक्वल टू हो गया 50 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट दोनों बराबर है यहाँ पे, तो यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100, तो यहां से ए इक्वल टू हो गया 10। अब देखिए आपको दोनों साइड मिल चुकी है, हाइपोटेनियस निकालना है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। एच इक्वल टू कितना हो जाता है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उस केस में एच जो है वो √2a के बराबर हो जाता है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं एच इक्वल टू हो जाएगा 10√2, ऑप्शन नंबर 2। इफ x varies inversely as y and x equal to 2 when y equal to 6, then the value of y when x equal to 3। देखिए x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब है कि जितना ज्यादा आप x को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा y घटेगा, और जितना ज्यादा आप x को घटाएंगे उतना ज्यादा y बढ़ेगा। तो यहां पे बोला गया है कि अगर x इक्वल टू 2 होने पे y इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू 3 होने पे y क्या होगा। तो यहां पे आप देखिए, चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पे ये प्रोपोर्शन का साइन हटा के अपन कांस्टेंट लगा देते हैं, तो x इक्वल टू c अपॉन वाई। अब देखिए x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 6 है, तो यहां से अपन c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c अपने पास आ जाएगा 6 दूनी 12। सेम तरीके से अब यहां पे मैं x इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 12 डाल देता हूं, तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी 3 इक्वल टू 12 अपॉन वाई, तो यहां से y इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, 3 से ये 4 बार में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 4। If a sum of rupees 5,000 is taken at a simple rate of interest of 15% per annum for 3 years and another sum of rupees 8,000 is taken at a simple interest of 12% per annum for 4 years, the positive difference of the interest paid is। तो अपन को दोनों केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, उसका डिफरेंस बताना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो यहां पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले वाले केस में प्रिंसिपल है 5000, रेट है 15% और टाइम है 3 साल, डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए 15 दिए 45 और 45 का 5 बार में 225, तो ये कितना हो गया 2250 रुपए। सेकेंड वाले केस में प्रिंसिपल अपने पास है 8000 और रेट है 12%, टाइम है 4 साल, डिवाइड बाय 100, तो यहां भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 चौकू 48, 48 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 64 की 4, 6 हासिल ऊपर चढ़ गया, 8 चौकू 32, 32 और 6 38। तो यहां पे अपन को इनका पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दैट मींस 3840 माइनस 2250, 0 में 0 गया, 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो पॉजिटिव डिफरेंस कितना आ जाएगा 1590 रुपए का, ऑप्शन नंबर 3। The pie chart given below shows the expenditure of Aditya. The monthly income of Aditya is 54,000। आदित्य का मंथली इनकम 54,000 है, और ये जो पाई चार्ट है ये आदित्य का एक्सपेंडिचर मतलब उसका खर्चा दिखाता है महीने का इन परसेंटेज। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड, तो फूड के ऊपर वो कितना खर्च करता है। देखिए फूड के ऊपर वो खर्च करता है 23%, और कोई भी पाई चार्ट जो होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। अगर उसकी टोटल वैल्यू आप निकालेंगे तो वो हमेशा 100% आएगी। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो मंथली इनकम है आदित्य की उसको अपन 100% के बराबर मान सकते हैं। 100% कितना हो जाएगा 54,000 रुपए, और यहाँ पे फूड के ऊपर वो 23% खर्च करता है, तो अपन से 23% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 1% की वैल्यू आ गई 540, तो 23% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 इंटू 540। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो जीरो आ जाएगा, 23 का 4 बार में कितना हो गया 80 और 12 92, 9 कैरी चला गया, 23 का 5 बार में 115, 115 प्लस 9 124, 12420, ऑप्शन नंबर 4। ए पर्सन अर्न्स 16,000 पर मंथ, एक आदमी जो है हर महीने 16,000 रुपए कमाता है एंड 80% जो है खर्च कर देता है, तो बाकी बचा हुआ सेव करेगा। दैट मीन्स कितना 20% सेव करेगा। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग। अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है, तो अपन को बताना है कि सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये जो अपन को 16,000 फिगर दे रखा है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मान लू कि वो पर्सन जो है वो 100 रुपए कमाता है, उसकी इनकम 100 रुपए, तो इस 100 रुपए में 80% वो खर्च करता है,
दैट मीन्स कि 80 रुपए खर्च करता है, इसको आप ई मान लीजिए एक्सपेंडिचर। तो सेविंग जो है वो कितनी करेगा, 20 रुपए की सेविंग हो गई। अब बोला जा रहा है कि इनकम 20% बढ़ गई। 100 रुपए पे अगर आप 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपए। दैट मीन्स की इनकम हो गई अब 120 रुपए। सेम तरीके से एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ चुका है। अगर 80 रुपए पे मैं 10% बढ़ाऊं तो 80 का 10% होता है 8, तो एक्सपेंडिचर बढ़ के हो गया 88 रुपीज। तो अब सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग इक्वल टू क्या हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 120 में से अगर आप 88 घटाएंगे तो कितना गया, 20 प्लस 12 32। तो सेविंग जो है 20 रुपए से बढ़ के 32 रुपए हो गई। तो कितने रुपए का इंक्रीज हुआ, 12 रुपए का इंक्रीज है। कितने पे, 20 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। यहां पे आप देखिए 20 का 5 बार में और 12 पंजे 60। दैट मीन्स की जो उसकी सेविंग है वो 60% बढ़ गई। ऑप्शन नंबर 1। अब यहां पे अपन ने ये 16,000 का कोई इस्तेमाल नहीं किया, इसका कोई जरूरत नहीं है आपको। आप सीधा सारा काम परसेंटेज में लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ 10t इक्वल टू 1/3। देखिए 10t अगर आपको पास 1/3 है और सेक टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए दो तरीके हैं इसके। एक तो आप चाहे तो राइट एंगल ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं। यहां पे मैं मान लेता हूं t, तो 10t क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया 3। हाइपोटेनियस अपन निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया √10। तो यहां से मेरे पास हाइपोटेनियस आ गया। अब सेक टी क्या होता है, सेक टी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस का उल्टा। मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस, और कोस का उल्टा होता है सेक। तो सेक टी क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक टी यहां से आ जाएगा √10/3। तो ये हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर 4। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी अपन जानते हैं, सेक स्क्वायर टी इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर टी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सेक टी इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर टी। अब यहां पे अगर आप 10t को 1/3 डालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9। तो ये आ गया आपके पास √10/3। सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। दोनों तरीके आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Varun and Sandeep started for a car race from the same point in the same direction and at the same time on a circular track of length 1635 meter with the speed of 90 km per hour and 108 km per hour. After how much time will they meet again for the first time? देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पे वरुण और संदीप दोनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में रेस को स्टार्ट करते हैं, और ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी लेंथ आपको दे दी 1635 मीटर। तो अपन को बताना है कि वो पहली बार कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको कुछ भी नहीं करना, डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो यहां पे देखिए डिस्टेंस तो हो गई 1635 मीटर, और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब कभी भी सेम डायरेक्शन में अपन भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो हो जाती है डिफरेंस, उन दोनों के स्पीड का डिफरेंस, दैट इज 108 माइनस 90 इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में भागे होते तो रिलेटिव स्पीड जो है एड हो जाती 90 प्लस 108। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मीटर में और रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो दोनों को सेम यूनिट में आपको करना सबसे पहला काम है। अगर आप चाहे तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए या फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। लेकिन यहां पे आप देखिए टाइम अपन को सेकंड में बताना है, टाइम अगर सेकंड में बताना है तो अपन क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब जो ये अपने पास पूरा ओवरऑल आंसर आएगा ये सेकंड में ही आएगा। 18 से तो 18 कैंसिल आउट, 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 का 3 बार में, 2 बार में और 7 बार में, दैट मीन्स 327 सेकेंड। तो पहली बार जब वो मिलेंगे तो 327 सेकेंड के बाद मिलेंगे। द मंथली वेजेज ऑफ 3 मेस वर्कर्स राहुल, सुनील एंड विपिन ऑफ ए बॉयज हॉस्टल फॉर 3 months आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मंथली वेज दे रखे 3 मेस वर्कर राहुल, सुनील और विपिन के इस टेबल के अंदर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने, ठीक है। इन नवंबर द वेजेज ऑफ सुनील इज व्हाट परसेंट ऑफ द वेजेज ऑफ राहुल। तो नवंबर महीने के अंदर सुनील का जो वेज है वो राहुल के वेज का कितना परसेंट है ये अपन को बताना है।
तो देखिए सबसे पहले तो नवंबर महीने की अगर मैं बात करूं तो नवंबर यहाँ पे अपने पास है बीच वाला, तो ये अक्टूबर या दिसंबर, इनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है, इनको आप भूल जाइए। बोला जा रहा है कि सुनील का जो वेज है वो राहुल के वेज का कितना परसेंट है। तो सबसे पहली बात तो सुनील का वेज कितना है, सुनील का वेज है 10,500। तो 10,500 राहुल का वेज कितना है 11,500। तो अपन से पूछा जा रहा है कि 10,500 जो है वो 11,500 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये तो कैंसिल आउट कर देते हैं अपन। इसके अलावा देखिए 5 से काट देता हूं मैं इसको, 5 से 2 बार में और ये 3 बार में, 5 से ये 2, 1 डबल 0। अब सीधा चाहे तो 23 से अपन काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहां से 23 से काट ही देते हैं डायरेक्ट। 23 का देखिए सबसे पहले तो 9 बार में चला जाएगा ये, 9 बार में कितना होगा, 9 3 27 के साथ 2 कैरी चला गया, मतलब 207 होगा ये। तो 210 माइनस 207 तो 3 के हिसाब से 30, दैट मीन्स एक बार में। तो उसके हिसाब से जो अपन को आंसर दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है 91.3%, ऑप्शन नंबर 4। The points P and S are on the same side of the line segment QR such that angle PQR equal to 90, angle SRQ equal to 90 and PQ equal to SR. Select the correct statement. तो देखिए यहाँ पे अपन को एक लाइन सेगमेंट है QR, ये Q पॉइंट बोल देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं R पॉइंट। बोला जा रहा है कि P और S जो है वो सेम साइड पे और एंगल PQR 90 डिग्री के बराबर है। दैट मीन्स मैं मान लेता हूं कि एंगल P ये होगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से PQR, ये क्या है 90 डिग्री। सेम तरीके से जो एंगल SRQ है वो भी 90 डिग्री है, तो S पॉइंट कुछ यहां पे हो जाएगा और ये हो गया SRQ, ये भी अपने पास 90 डिग्री है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि ये जो PQ और SR है ये भी आपस में बराबर है। अब आप यहां पे देखिए पहला स्टेटमेंट है ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल SRQ बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो सबसे पहले तो देखिए दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, एक तो ये ट्राइंगल है PQR और एक ये ट्राइंगल है SRQ। बोला जा रहा है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि दोनों में एक तो PQ जो है वो बराबर है SR के, दूसरा दोनों में ही सेम बेस है, QR दोनों में बराबर है, QR इक्वल टू QR हो जाएगा बिकॉज QR जो है वो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की, और तीसरा एंगल PQR जो है वो बराबर है एंगल SRQ के। तो यहां पे आप देखिए आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल PQR जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल SRQ के, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से, क्या राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड या साइड एंगल साइड। तो यहां पे आप देखिए ये तीनों जब अपन ने लिखे तो इसमें कहीं भी अपन ने हाइपोटेनियस नहीं लिखा। दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन सी है, ट्राइंगल PQR में हाइपोटेनियस है PR और ट्राइंगल SRQ में हाइपोटेनियस है SQ। दोनों में कहीं भी अपन ने हाइपोटेनियस का इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं बोल सकता हूं कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हो रहे हैं, साइड एंगल साइड से। तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है, ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल SRQ बाय साइड एंगल साइड। अब आप यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों में साइड एंगल साइड का इस्तेमाल है, तो फिर सही आंसर कौन सा है, क्या दोनों सेम ऑप्शन है या अलग अलग ऑप्शन है। तो देखिए दोनों ऑप्शन अलग अलग है। यहां पे आप एक चीज पहचानिए, पहले वाले में बोल रहा है कि ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल SRQ, और चौथे वाले में बोल रहा है ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल SQR। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अपन को बोला जा रहा है कि PQ जो है वो SR के बराबर है, और यहां पे अपन को बोला जा रहा है कि PQ जो है SQ के बराबर है। अब आप मुझे बताइए PQ क्या SR के बराबर है या SQ के बराबर है। तो यहां पे आप देखिए PQ जो है SR के बराबर थी, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में PQ को SQ के बराबर बोला जा रहा है, जो कि गलत चीज है। PQ SQ के बराबर नहीं है, PQ SR के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों अलग अलग है, और सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल SRQ बाय साइड एंगल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर सच दैट वन इज द एवरेज ऑफ द अदर टू देन द एंगल्स आर। एक एंगल जो है बाकी दो एंगल का एवरेज है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं B इक्वल टू A प्लस C बाई 2। B इक्वल टू A प्लस C बाई 2 ये कुछ आपको देखा देखा लगना चाहिए। जब कभी भी इस तरीके से B इक्वल टू A प्लस C बाई 2 होता है तो इस केस में ABC जो होते हैं वो आपस में AP में होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब है कि दो के बीच का डिफरेंस बराबर होगा, A और B के बीच का जो डिफरेंस होगा सेम डिफरेंस
बी और सी के बीच में होगा। तो ये चीज आपको डायरेक्ट भी पता होनी चाहिए कि कौन से ऐसे एंगल होते हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो वो होते हैं 30, 60, 90। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 30 और 60 के बीच का डिफरेंस भी 30, और 60 और 90 के बीच का डिफरेंस भी 30, और साथ के साथ इनका सम अगर आप करेंगे तो वो भी 180 डिग्री के बराबर आएगा। 30 प्लस 60 प्लस 90, क्योंकि ये जो एंगल्स है वो ट्राइंगल के एंगल है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सम 180 डिग्री होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसके हिसाब से 30 का मतलब कितना हो गया? 30 का मतलब हो गया π/6, 60 का मतलब हो गया π/3 और 90 का मतलब हो गया π/2। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 1। अब आप यहां पे देखिए, अगर आपको ये चीज नहीं भी पता कि कौन से एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं, तब भी कोई बात नहीं, आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर 1 तो अपना सही है ही सही, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो π/3 का मतलब क्या हो गया? π/3 का मतलब हो गया 60। सेम तरीके से π/3 60 और π/2 90। अगर आप इसका सम करेंगे 60 प्लस 60 प्लस 90, तो ये 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो क्या ये ट्राइंगल बना पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बना पाएगा, ट्राइंगल फॉलो ही नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेम तरीके से अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो π/6 हो गया 30, π/3 हो गया 60 और π/4 हो गया 45। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ये 180 से कम हो गया। तो कोई भी ट्राइंगल के एंगल के मतलब तीनों एंगल का सम 180 से कम भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी ट्राइंगल नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में अगर आप जाएंगे तो ये 90 और ये 60, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये भी 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो यहां भी आपके पास ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो सिर्फ एकमात्र ऑप्शन पॉसिबल है, वो है ऑप्शन नंबर 1। यहां पे अगर आप सम करेंगे तो वो 180 आएगा, बिकॉज π/6 हो गया आपके पास 30 डिग्री, π/3 हो गया 60 और π/2 हो गया 90। 30 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 ही केवल पॉसिबल है। बाकी सब कुछ अगर नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फ्रॉम ए सर्किल विद द रेडियस ऑफ 15.75 सेंटीमीटर, a sector with the arc length of 11 centimeter is cut off, find the area of this sector। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं। इस सर्किल के अंदर एक सेक्टर है जिसकी आर्क लेंथ अपन को दे रखी है 11 सेंटीमीटर के बराबर। यहां पे मान लेता हूं थीटा डिग्री है और रेडियस है 15.75 सेंटीमीटर। अब यहां पे आप देखिए, अपन से पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr²। पाई अपने पास है, अपन जानते हैं 22/7। रेडियस दे रखी है लेकिन थीटा नहीं दे रखा, और एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए थीटा की जरूरत है। तो ये थीटा अपन को निकालना पड़ेगा। थीटा अपन निकाल सकते हैं आर्क लेंथ की मदद से। कोई भी सर्किल में सेक्टर जो होता है उसकी आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। तो यहां पे आप देखिए θ/360 इंटू पाई को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। ये सबसे पहले तो अपन को दे दिया 11 के बराबर, तो यहां पे θ/360 इंटू पाई, इसको ऐसे रहने देते हैं। दिस इज इक्वल टू 11/2r। ये जो 2r है वो मैं उधर भेज देता हूं। तो रेडियस है 15.75, तो 2 इंटू 15.75 अगर आप करेंगे तो उसको या तो आप ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि वो बाद में कैंसिल आउट होने वाला है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहां से θ/360 इंटू पाई की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। अब ये पूरा θ/360 इंटू पाई जो है उसको मैं डाल देता हूं 11/2 इंटू 15.75 मल्टीप्लाई r²। कितना है? 15.75 का होल स्क्वायर। तो यहां पे एक देखिए 15.75 से 15.75 एक तो गया आपके पास, तो ये हो गया 11 इंटू 15.75 डिवाइड बाय 2। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, 2 का 7 वार में 14 और 8 वार में 16, 7 वार में 14 और 5 वार में 10। तो ये आ गया 7.875। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करने का एक डायरेक्ट ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को तो ऐसे ही लिख देना है 5। अब आप 7 और 5 को प्लस कर लीजिए। 7 प्लस 5 12 की 2, एक कैरी चढ़ा दीजिए। 8 प्लस 7 15, 15 और 1 16, एक कैरी चढ़ गया। 7 प्लस 8 15, 15 और 1 16, एक कैरी था। अब आपके पास रह चुका है केवल और केवल ये 7, मतलब जो आखिरी डिजिट है उसको भी लिख दीजिए विथ एड कैरी। जो कैरी आया था 1 उसको ऐड कर देंगे तो 7 प्लस 1 8। तो 3 डिसमल के बाद डिसमल आ जाएगा, दैट इज कितना हो गया? ये हो गया 86.625। ऑप्शन नंबर 4। सिंप्लीफाई।
चलिए सिंप्लीफाई का सवाल है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करने गए तो आप अपना अच्छा खासा समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, 8.3 को अगर मैं ए मान लूं, 9.2 को बी मान लूं और 6.1 को सी मान लूं, तो देखिए ये हो क्या रहा है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc बन रहा है, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक फॉर्मूला अपन जानते हैं। और अगर आप नीचे में ध्यान से देखेंगे तो नीचे में क्या बन रहा है, नीचे में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपके पास बन रहा है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि ये जो चीज है वो कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास, ये पूरी चीज आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। और ए बी सी क्या है, 8.3, 9.2, 6.1। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, इन तीनों को सम करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। नॉर्मली बिना पेन चलाए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, देखिए 9 6 15, 15 और 8 23, तो 23.3 और 2 5, 5 और 1 6, 23.6, ऑप्शन नंबर 3। The given bar graph shows the number of students enrolled in Institute A and B during 5 years from 18 से 22। एक बार ग्राफ अपन को दे रखा है इंस्टीट्यूट ए और बी के बीच में। What is the ratio of the total students enrolled in Institute B in 19, 20 and 22 to that of the total student enrolled in Institute A in 18, 20 and 21। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट बी में 19, 20 और 22 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड निकाल लेते हैं। इंस्टीट्यूट बी जो है वो ये वाला है, ब्राउन कलर का, इसको आप ब्राउन कलर बोल सकते हो, ये येलो कलर भी बोल सकते हो, जो आपका मर्जी हो वो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले 19, 20 और 22 की अगर मैं बात करूं तो ये है 2019, 2020 और 2022। इसमें इंस्टीट्यूट बी में 350, 375 और 200 इतने बच्चे एनरोल्ड हुए। तो इन तीनों का सम अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 350 प्लस 375 तो हो गया आपके पास 725, 725 प्लस 200 हो गया 925। तो 925 का रेशियो आपको लेना है इंस्टीट्यूट ए में 18, 20 और 21 में। इंस्टीट्यूट ए जो है वो ये ब्लू कलर का है, 18, 20 और 21। तो 18 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 18 कौन सा है, 18 में 150, फिर 2020 में 300 और 2021 में 250। इन तीनों का अगर आप सम करेंगे तो 150 प्लस 250 तो हो गया आपके पास 400, 400 प्लस 300 700। तो 925 रेशियो 700। रेशियो निकाल लेते हैं, 25 से डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो 25 का 3 बार में 75, 75 के हिसाब से कितना हो गया, 15 और 2 17, मतलब 175। तो 25 का 7 बार में 175 और 25 से ये 2 बार में 50, 2 बार में 50 और 25 का 8 बार में 200। तो रेशियो जो है वो हो गया 37:28, ऑप्शन नंबर 2। Pipe M, N and S can fill a tank in 25, 50 and 100 minutes respectively। पाइप M जो है वो 25 मिनट में, पाइप N 50 मिनट में और पाइप S 100 मिनट में टैंक को भर सकता है। Initially pipe N and S are kept open for 10 minutes and then pipe N is shut while pipe M is open। शुरुआत में N और S पाइप को 10 मिनट के लिए ओपन किया गया, पाइप N को फिर बंद कर दिया गया और पाइप M को खोल दिया गया। तो S पाइप जो है वो अभी भी खुला हुआ है। पाइप S इज क्लोज्ड 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ द 3 पाइप्स वर्क इन दिस पैटर्न। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस में जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी कुछ मान लेते हैं। टोटल कैपेसिटी मानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, इन तीनों के द्वारा लगने वाले समय का आप एलसीएम ले लीजिए। 25, 50 और 100 का एलसीएम लेंगे तो वो 100 ही आ जाएगा। तो यहां पे आप देखिए, मैं मान लिया कि जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी है 100 लीटर। अब पाइप एम उस टैंक को 25 मिनट में भर देता है, तो हर मिनट कितना पानी डालेगा, दैट मीन्स टोटल कैपेसिटी 100, 25 मिनट में भर देता है तो हर मिनट कितना डालेगा, 100/25, मतलब 4 लीटर पानी हर मिनट डालेगा पाइप एम। सेम तरीके से पाइप एन जो है हर मिनट 100/50 मतलब 2 लीटर पानी डालेगा और पाइप एस जो है वो हर मिनट 1 लीटर पानी डालेगा, 100/100 1 लीटर। तो ये हो गई एक तो टैंक की टोटल कैपेसिटी, दूसरी इनकी एफिशिएंसी। पाइप एम हर मिनट 4 लीटर पानी डालता है, ये उसकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता।
सेम तरीके से एन की 2 और एस की 1। अब आप यहां पे देखिए, सबसे पहले अपन को बोला जा रहा है कि सबसे पहले एन और एस पाइप को 10 मिनट के लिए ओपन किया गया। तो अब देखिए, एन हर मिनट 2 लीटर पानी डालता है और एस हर मिनट 1 लीटर पानी डालता है। तो दोनों मिला के कितना लीटर पानी डालेंगे? 2 + 1 3, 3 लीटर। हर मिनट 3 लीटर पानी डालेंगे और 10 मिनट के लिए खोला गया है, तो टोटल कितना पानी टैंक में चल गया? 3 × 10, दैट मीन्स 30 लीटर पानी टैंक में चल चुका है। अभी भी 70 लीटर पानी बचा है, क्योंकि टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो 100 लीटर की है, 70 लीटर पानी जाना बाकी है। अब आप देखिए, पाइप एन को अपन ने बंद कर दिया, उसकी जगह पे पाइप एम को खोल दिया। अब कौन कौन से पाइप खुले हुए हैं? एक तो पाइप एस खुला हुआ है और दूसरा पाइप एम खुला हुआ है। लेकिन बोला जा रहा है कि जो पाइप एस है वो टैंक भरने से 15 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। दैट मीन्स मैं मान लेता हूं कि पाइप एस और पाइप एम को अगले x मिनट के लिए खोला जा रहा है। पाइप एस 1 लीटर पानी डालेगा, पाइप एम 4 लीटर पानी डालेंगे, तो 4 + 1 5 लीटर। मतलब अगले x मिनट के लिए हर मिनट 5 लीटर पानी जाएगा, तो टोटल कितना पानी जाएगा? 5x। अब इसके बाद जो आखिरी के 15 मिनट है उसमें सिर्फ और सिर्फ पाइप एम ही खुला है, क्योंकि पाइप एस को भी अपन ने बंद कर दिया गया। तो अब अगले 15 मिनट के लिए पाइप एम ही पानी डालेगा, तो हर मिनट 4 लीटर पानी डालेगा, तो कितना हो जाएगा? 4 × 15। एंड दिस इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी विच इज इक्वल टू कितना? 100 लीटर्स। तो यहां से x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। x अपने पास कितना आ जाएगा? तो देखिए, ये हो गया 30, 15 चौको 60, 30 + 60 90, 100 - 90 हो गया 10, 10/5, दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हो गया 2 मिनट। तो पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ द 3 पाइप्स वर्क इन दिस पैटर्न। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? तो टोटल कितना टाइम लगा? देखिए, सबसे पहले तो 10 मिनट तो लगे यहां पे, फिर x जो कि है 2 मिनट, और फिर 15 मिनट। तो 10 + 2 12, 12 + 15 27। तो टोटल जो है 27 मिनट का टाइम लगा टैंक को बनने में। ऑप्शन नंबर 2। द गिवन चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार इन द ईयर 2021। ठीक है, इफ द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 was इतना, then what will be the central angle of the sector representing the production of type D cars in 2021। तो टाइप डी कार का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। देखिए, टाइप डी कार कितनी है? 20% है, और 2021 में जो टोटल प्रोडक्शन है वो इतना है। लेकिन यहां पे आप देखिए, जब कभी भी अपन को परसेंटेज से डिग्री में चेंज करना होता है तो उसमें टोटल का कोई जरूरत नहीं होता, डायरेक्ट भी अपन परसेंटेज से डिग्री में जा सकते हैं। ये जो टोटल अपन को दे रखा है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका इस्तेमाल अपन नहीं करेंगे। अगर परसेंटेज से डिग्री में जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, डी जो है वो 20% है, 20% का मतलब हो गया 20/100। अब अगर अपन को डिग्री में चेंज करना है तो इसको आप 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। 20 से ये हो गया 5 बार में, और 5 से ये हो गया 72 बार में। दैट मीन्स कि टाइप डी कार जो है वो 72 डिग्री है। ऑप्शन नंबर 4। माधव परचेस्ड एन आइटम फॉर ₹42,000 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%। विद दैट अमाउंट ही परचेस्ड अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 30%। व्हाट इज द ओवरऑल गेन इन रुपीज। देखिए, 42,000 रुपए से माधव ने एक आइटम खरीदा और फिर उसको 20% के नुकसान पे बेच दिया। तो सबसे पहली बात तो 42,000 पे 20% का नुकसान, तो दैट मीन्स टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 42,000 का 80%। कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं तो 100 - 20 = 80। तो 42,000 का 80% निकाल लेते हैं, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स की जो नई कॉस्ट प्राइस है वो ये हो गई। अब इसको उसने 30%, इससे ये जो अमाउंट आया, इस अमाउंट से उसने एक नया आइटम खरीदा और उस आइटम को 30% के गेन पे बेच दिया। तो इस पे अपन को हुआ 30% का गेन। तो 30% का गेन बोलने का मतलब है 130% डिवाइड बाय 100। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अमाउंट कितना आ गया अपने पास? ये आ गया 42 × 80 × 13। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं एक बार। 8 दूनी 16 की 6, एक कैरी चला गया, 8 चौको 32 और एक 33, मल्टीप्लाई 13, दिस इज इक्वल टू 13 6 जा 78, 7 कैरी चला गया, 13 3 जा 39, 39 और 7 हो गया 46, 4 कैरी चला गया, 39 और 4 43, 43 680। तो जो माधव के पास इनिशियल अमाउंट था वो था 42,000,
और माधव के पास जो फाइनल अमाउंट आया वो आया 43,680। तो ओवरऑल गेन कितने का हुआ? तो ओवरऑल गेन हो गया 43,680 माइनस 42,000, ये उसका ओवरऑल गेन हुआ। दैट मीन्स कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 1,680 रुपए। तो यही माधव का ओवरऑल गेन है, ऑप्शन नंबर 3। 7 years ago, प्राची was 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर was at that time। 7 साल पहले प्राची जो है उसके डॉटर की एज की 4 गुना थी। तो मैं मान लेता हूं कि प्राची की उम्र अभी प्रेजेंट में पी है और उसके डॉटर की उम्र डी है। ठीक है, तो देखिए 7 साल पहले क्या उम्र रही होगी प्राची की? प्राची की उम्र रही होगी 7 साल पहले प्राची -7 और डॉटर की उम्र रही होगी डॉटर -7। बोला जा रहा है कि जो प्राची की उम्र थी 7 साल पहले वो उसकी डॉटर की 4 गुना थी। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डॉटर उम्र। तो ये हो गई प्राची की 7 साल पहले की उम्र, ये हो गई डॉटर की 7 साल पहले की उम्र, और प्राची की उम्र डॉटर की 4 गुना हो गई। 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद प्राची विल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर वुड देन बी। तो आज से 4 साल बाद मतलब क्या हो गया? अगर आज प्रेजेंट एज प्राची की पी है तो 4 साल बाद हो गई p+4 और डॉटर की हो गई d+4। तो प्राची जो है 2.5 टाइम्स हो जाएगी। तो प्राची की जो उम्र है डॉटर की उम्र का 2.5 टाइम्स, सॉरी 2.5 टाइम्स का मतलब है 5/2 है ना। तो 5/2 हो जाएगी डॉटर की उम्र की। ये हो गई प्राची की 4 साल बाद की उम्र और ये हो गई डॉटर की 4 साल बाद की उम्र। फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ प्राची एंड हर डॉटर। तो p+d की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा p = 4d और 7 चौको 28, 28 + 7 21। तो ये हो गया। और यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो गया p = 2p हो जाएगा ये, है ना। तो कितना हो गया? 5d और 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 20 - 8 12। चलिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पहली वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पे आप देखिए 2p से 2p कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो 0 आ गया। 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3 और 21 दूनी 42, 42 और ये 12 जो है माइनस साइन के साथ है, तो -42 - 12 तो कितना हो गया? -54। तो यहां से d = आ गया आपके पास 54/3, दैट इज इक्वल टू 18। तो डॉटर की जो उम्र है वो हो गई 18 साल। तो प्राची की उम्र कितनी हो जाएगी? प्राची की निकाल लेते हैं अपन। प्राची इक्वल टू हो जाएगी, दोनों इक्वेशन में किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे डी अगर मैं पहली वाली में 18 पुट करूं तो 18 चौको 72, 72 - 21, तो ये कितना हो गया? 2 में से 1 गया 1, 7 में 2 गया 5, 51। इन दोनों का सम अपन से पूछ रहा है, प्राची प्लस डी, डॉटर की, प्राची और उसकी डॉटर की एज का सम पूछ रहा है, प्रेजेंट एज, जो कि अपन ने पी और डी मानी थी। तो p + d मतलब 51 + 18। तो ये कितना हो गया? 1 और 8 9, 5 और 1 6, 69 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 4। एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। ए जो है वो बी की उम्र का 3 गुना है। दैट मीन्स ए इक्वल टू हो गया 3b। सी इज 5 years एल्डर देन बी। सी जो है बी से 5 साल छोटा है ना। एल्डर, सॉरी, एल्डर, एल्डर मतलब बड़ा है, माय मिस्टेक। यंगर मतलब छोटा है, एल्डर मतलब बड़ा। तो जो सी है वो 5 साल बड़ा है बी से, तो सी इक्वल टू हो जाएगा b+5। बी की उम्र में 5 साल जोड़ दिया। द सम ऑफ द एजेज ऑफ ए बी सी इज 75 ईयर्स। और ए बी और सी की जो एज का सम है वो अपन को दे दिया 75 ईयर्स। दिस इज इक्वल टू 75 ईयर्स। द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 5 years ago टू द एज ऑफ ई 3 years फ्रॉम नाउ एज। तो b 5 years ago मतलब 5 साल पहले, तो b - 5। इसका अपन को रेशियो लेना है a 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद। तो a की आज से 3 साल बाद उम्र क्या हो जाएगी? a+3। तो ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आप देखिए 3 इक्वेशन है आपके पास और 3 वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो a = 3b डाल देता हूं इसमें, प्लस b को ऐसे रहने देते हैं, और c = डाल देता हूं b+5। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। b कितना आ जाएगा? ये हो गया 5b = 70, तो b = हो गया 14। दैट मीन्स b की जो उम्र है वो हो गई 14 साल। अब
सी की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी से अपन को कोई मतलब नहीं है, ए की निकालनी, तो ए कितना हो जाएगा, अगर बी 14 है तो ए जो है वो बी का 3 गुना है, तो 14 3 42, तो बी तो हो गया 14 - 5 रेशियो, ए हो गया 14 3 42 +3, 14 में से 5 गया तो 9 रेशियो 42 + 3 45, 9 का 5 बार में, तो रेशियो कितना आ गया 1:5 का। ऑप्शन नंबर 3। What is the volume of a cylinder if the radius of the cylinder is 8 cm and the height is 14 cm? देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं πr²h, तो यहां पे पाई तो हो गया 22/7, रेडियस कितनी है 8 और हाइट है 14, तो 7 से 2 बार में, तो ये कितना हो गया 8 8 जा 64, 64 × 2, ये 22 में से भी ऐसी करता हूं मैं 11 × 2 कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 64 × 4, 64 × 4 हो गया 256, तो ये हो गया 11 × 256। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है नॉर्मल होता है, आसान, आप जानते हो, शायद नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट लिख देनी है जो कि 6। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 5 + 6 11, एक कैरी चला गया। अब आपके पास 2 + 5 को ऐड करिए, 2 + 5 7, और जो एक कैरी गया था उसको लिख दीजिए 7 + 1 8। अब कुछ भी नहीं बचा, तो अब जो आपके पास आखिरी डिजिट है उसको लिख दीजिए, दैट इज 2, तो 11 × 256 हो गया 2816, ऑप्शन नंबर 1। तो जब कभी भी इस तरीके से 22 के साथ मल्टीपल आपको करना हो तो आप क्या कीजिए, 11 को अलग कर लीजिए, क्योंकि 11 से जो मल्टीप्लाई करना होता है वो काफी आसान होता है, उसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, दैट्स वाई 11 से अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, चलिए सिंप्लीफाई करना है। देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास से अपन करते हैं। बोर्ड मास क्या बोलता है, बी का मतलब ब्रैकेट, तो यहां पे कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ भी यहां पे नहीं है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, लेकिन ऑफ की प्राथमिकता ज्यादा होती है। बोर्ड मास जब भी अपन करते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पे सबसे पहले आता है बी, बी मतलब सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, यहां पे कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ओ, ओ मतलब ऑफ, तो ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ करना होता है, ऑफ की प्राथमिकता मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई तो बाद में आएगा, पहले ऑफ आएगा। ऑफ में भी करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन उसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है। उसके बाद करना होता है डिवाइड, तो यहां पे आप देखिए डिवाइड है अपने पास 4.9 डिवाइडेड 7, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 7 से कितनी बार में चला गया, ये चला गया 0.7 टाइम्स, प्लस अब इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी मैं साथ के साथ कर लेता हूं, 3.9 × 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 की 6, 3 कैरी चला गया, 4 3 12 और 3 15, दैट मीन्स हो गया 1.56 प्लस 0.9। अब यहाँ पे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, जैसे भी आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 21 में से अगर मैं 0.7 घटाऊं तो ये आ गया अपने पास 20.3 प्लस 1.56 प्लस 0.9, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 6, फिर 3 और 5 8, 8 और 9 17 की 7, एक कैरी चला गया, तो एक और एक 2 और ये 2, 22.76, ऑप्शन नंबर 3। लेट सी बी ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड पी बी ए एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। चलिए सी एक सर्किल बना लेते हैं जिसका सेंटर ओ है और पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। लेट पी ए एंड पी बी बी टू टेंजेंट्स, तो पी एक पॉइंट है कुछ इस तरीके से बाहर जिससे दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं सर्किल पे, ये पॉइंट हो गया ए और इसी तरीके से ये पॉइंट हो गया बी, ये दो टेंजेंट हो गए विथ ए एंड बी बीइंग द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। इफ पी एंड पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल दे दिया 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल पीओए, तो अपन को ये पीओए पूछ रहा है, पीओए ये वाला एंगल अपन से पूछ रहा है। देखिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी आपको नहीं करना। सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जब कभी भी इस तरीके से दो टेंजेंट होते हैं सेम पॉइंट से, तो ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो इस ओपी लाइन से बाइसेक्ट होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल ओपीए है ये वाला एंगल वो इस पूरे का आधा हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और दूसरी बात, टेंजेंट और रेडियस
उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, अगर मैं ट्राइंगल ओ ए पी की बात करूं तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। या आप बोल सकते हैं कि एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 30 120, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल पीओए वो हो जाएगा 60 डिग्री। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फॉर द फर्स्ट 16 days of journey is 22 degree Celsius and the average temperature for the last 16 days of the same month is 26 degree Celsius. If the average temperature for the entire month is 24 degree Celsius, what is the temperature on the 16th day? देखिए जनवरी की बात की जा रही है और जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होता है। बोला जा रहा है कि शुरुआत के 16 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री है और लास्ट के 16 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री है और पूरे एंटायर मंथ का एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री है। तो अपन से बताना है कि वो 16th डे जो है उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो यहां पे देखिए शुरुआत के जो 16th डे है, 16 डेज, उनको मैं क्या करता हूं, उनको मैं 15 टोटल डेज प्लस 16th डे इस तरीके से लिख लेता हूं। तो ये अपन को दे रखा है। अगर इसका एवरेज, अब देखिए 16 दिन का एवरेज 22 है तो टोटल कितना हो जाएगा, इन 16 डेज का टोटल टेम्परेचर कितना हो गया, वो हो गया 16 इंटू 22। अब देखिए आखिरी के जो 16 डेज है उनको मैं क्या करता हूं 16th डे प्लस 15 डेज लिख लेता हूं। यहां पे आप देखिए एक चीज आपको समझने वाली है, 31 दिन का होता है जनवरी, तो 31 दिन को अगर मैं तोड़ूंगा तो वो किस तरीके से टूटेंगे, शुरुआत के 15 दिन, फिर 16th डे, फिर आखिरी के 15 दिन, क्योंकि 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 1 31। तो एक तरीके से जो पहले 16 दिन है उसमें शुरुआत के 15 दिन और 16th डे आया और जो लास्ट के 16 डे है उसमें 16वां दिन और आखिरी के 15 दिन आए। तो इनका सम कितना हो जाएगा, अगर एवरेज 26 है तो 16 इंटू 26, ये हो गया अपने पास टोटल। और इसके अलावा अपन को बोला जा रहा है कि पूरे मंथ का जो एवरेज है वो 24 डिग्री है। पूरा मंथ मतलब 31 डेज, 31 डेज का एवरेज हो गया 24, तो टोटल कितना हो गया 31 इंटू 24। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, जैसे कि सबसे पहले ये ऊपर के दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो यहां पे होगा क्या, ये 15 प्लस 16 प्लस 15 ये मिला के आपके पास 31 दिन बन जाएंगे। यहां पे देखिए इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये +15 प्लस 1 तो ये पूरा 31 दिन बन गए, जो आपको दे रखा है 31 इंटू 24। तो इसको आप बोल सकते हो 16th डे, ये वाला 16th डे प्लस ये पूरा आपको दे दिया 31 इंटू 24, दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 26। तो यहां से आपको 16th डे का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो अब देखिए यहां पे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 16th डे इक्वल टू, यहां पे 16 से काटने की गलती ना करें क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं है, ये 16th डे है जिसको आप एक्स भी बोल सकते थे, लेकिन मैंने 16th इस तरीके से लिख दिया, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए मैं 16 कॉमन ले सकता हूं, तो 16 कॉमन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 22 प्लस 26, डेट इज 6 और 2 8, 2 और 2 4, माइनस 31 इंटू 24। यहां पे आप 24 कॉमन ले लीजिए, 24 अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बन गया 16 दूनी 32 माइनस 31, दैट इज इक्वल टू 24। तो 16th डे का जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन है, साइन क्यूब है माइनस कोस क्यूब है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते होंगे, साइन क्यूब है माइनस कोस क्यूब है क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं करूं तो देखिए क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है प्लस साइन ए कोस ए, ये बन जाएगा। और डिवाइड कर रहे हैं अपन साइन ए माइनस कोस ए से, तो यहां पे आप देखिए साइन ए माइनस कोस ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर भी अगर मैं साइन ए माइनस कोस ए से डिवाइड करूं तो होगा क्या, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब अपने पास क्या बच गया,
अपने पास ये बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये 1 के बराबर होता है, तो दिस इज 1, 1 प्लस साइन ए कोस ए, तो ये पूरा क्या इतना हो गया 1 प्लस साइन ए कोस ए, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और भी नई वीडियोज आपको मिलती रहेगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।